Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये क्लास जो हमारे बच्चे एमए फर्स्ट सेमेस्टर में है, विषय कौन सा है उनका होम साइंस है। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट मेरा हाथ फ्रैक्चर है तो मैं पेन नहीं चला पाऊंगी, लेकिन क्वेश्चन मैं पढ़ूंगी, आंसर भी पढ़ूंगी और आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेगा, उसको राइट डाउन करते रहिएगा। ये पेपर आप लोगों का जो है थर्ड पेपर है। पेपर का नाम है हिस्ट्री एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से मेरा हो नहीं पा रहा है, तो मैं आप लोगों को बस गाइडलाइन कर रही हूँ, तो इसको देखकर आप लोग अच्छे से करें। और ये जो है आप लोगों का पार्ट 3 है स्टूडेंट, ठीक है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों का हमने दिया है स्टूडेंट। पार्ट 1 पार्ट 2 में यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर दिया। आज जो है आप लोगों का यूनिट सेकंड हम स्टार्ट किए हैं, तो ये भी आप लोगों को 2 मॉडल पेपर में हम कंप्लीट कर देंगे। आपको क्वेश्चन मैं ऐसा बना रही हूँ कि जिससे कि आप लोगों का, ये तो खैर लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में ही इतना डिटेल मैं आपको दे रही हूँ जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से जो है आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है कि अनुबंधन का सिद्धांत, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनर थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत, या इसको इंग्लिश में हम कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया, या इसी को क्वेश्चन आ सकता है, इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पावलोव का सिद्धांत क्या है, ठीक है, या इसी को पावलोव का सिद्धांत कितने भागों में बटा है, बनता नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, कितने भागों में बटा, यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब आइए देखिए इसके आंसर क्या होता है। तो देखिए आप लोग अगर आप में से बहुत से बच्चे हो सकता है नहीं, अभी तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हैं ना, हाँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं, अभी बहुत से बच्चे अगर हो सकता है जिनका बीएड हो, तो बीएड करके एमए कर रहे हो, तो जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, तो वहाँ पर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अनुबंधन का सिद्धांत जो है किसने दिया। तो आप याद रखिएगा कि अनुबंधन का सिद्धांत यानी कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो पावलोव के द्वारा दिया गया है। तो आइए देखिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, अनुबंधन मानव प्राणी के व्यवहार परिमार्जन की सबसे श्रेष्ठ एवं सरल विधि होती है। पावलोव ने ये कहा कि जो अनुबंधन है, यानी जो कंडीशन है, देखिए सही बात है कि जब हम लोग क्या सिचुएशन के अनुसार ही अपना व्यवहार क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे पावलोव के मतानुसार व्यक्ति का व्यवहार अनुबंधित क्रियाओं की एक लंबी श्रृंखला के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। यानी उन्होंने ये बताया कि जो अनुबंधित क्रिया होती है वो मतलब सीखने की जो है हमारा, तो वो क्या है, मतलब एक लंबी श्रृंखला, और श्रृंखला के अलावा कुछ और नहीं होता। पावलोव ने क्या किया था, पावलोव ने एक कुत्ते को, जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है डॉगी पर किया था, तो डॉगी को क्या किया था उन्होंने, मतलब एक बंद कमरे में रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब घंटी रखा था, घंटी रखकर उस घंटी को बजाते थे, तो बजाकर फिर क्या करते थे, भोजन देते थे, तो जो है लार जो है मतलब गिरने लगता था डॉगी के मुंह से। तो ये चीज़ें तो वो कंडीशन थी, यानी जब जब घंटी की आवाज़ उस कुत्ते को सुनाई देती थी, तब तक क्या होता था, उसके मुंह से लार गिरने लगता था। तो ये क्या था, लंबा प्रोसेस था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी अनुक्रिया का संबंध अपने स्वाभाविक उद्दीपक से टूटकर किसी नए उद्दीपक के साथ जुड़ जाने की घटना को अनुबंधन कहा जाता है, ठीक है। यानी कहा जाए क्या कि किसी अनुक्रिया का जो संबंध है अपने स्वाभाविक उद्दीपक से टूटकर किसी नए उद्दीपक के साथ क्या हो, जुड़ जाने की घटना को ही अनुबंधन कहा जाता है। जैसे किसी कुत्ते के मुंह में भोजन को देखकर लार आने लगती है, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल बताया कि किसी कुत्ते के मुंह में क्या है, भोजन को देखकर लार आने लगता है। यदि बाद में लार बहने की क्रिया घंटी के ध्वनि से संबंधित हो जाती है, तो वह परिवर्तन अनुबंधन कहलाएगा। इस उदाहरण में एक उद्दीपक और एक अनुक्रिया के बीच सीधा साहचर्य स्थापित होना पाया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या कि भोजन दिया गया और भोजन के साथ साथ क्या हुआ, घंटी बजाई गई, और तब यहाँ पर क्या हुआ, भोजन दिया गया, और भोजन जो है आपका एक तरह से उद्दीपक का काम कर दिया, और अनुक्रिया जो होती घंटी बजाकर फिर मुंह से जो लार्वा निकला वो क्या हुआ, आपका वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो मतलब एक संबंध स्थापित, यानी कि भोजन देकर कभी कभी क्या उसने देखा कि भोजन नहीं दिया लेकिन घंटी बजाए तो भी क्या हुआ, लार उसका मतलब स्रावित होने लगा। तो यही है साहचर्य स्थापित, एक दूसरे से कोरिलेट करके जो संबंध स्थापित किया जाए। फिर क्या,
अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए कि जब कोई बच्चा किसी रोईदार जानवर को छूकर एक बार डर जाता है तो भविष्य में वह रुई जैसी वस्तुओं के स्पर्श से भी भयभीत हो जाता है। जैसे आप छोटे बच्चों को देखते हैं ना, अगर डॉगी होगी को टच किए, खरगोश को टच किए तो वह क्या फर वाले हैं, तो उनको अगर देख कर वो बचपन में डर जाते हैं, तो वो भविष्य में अगर उनके पास जैसे रुई का क्या टैडी बियर ये सब होता है ना, खिलौना जो बनता है, या इवन कॉटन ही सिंपल देखेंगे तो भी क्या करेंगे, वो डर जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है, उसको छूने के उनको वही फीलिंग आएगा, तो वहां पर क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अधिगम मनोवैज्ञानिकों ने जो है अनुबंधन को क्या किया है, कंडीशनर को की चर्चा जो है दो भागों में की। पहला क्या, प्राचीन अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, और दूसरा क्या है, नैमित्तिक अनुबंधन यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो ये दोनों क्या है, दोनों आपके जो है मतलब याद रखिएगा कि पावलोव का सिद्धांत जो है कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में। पहला क्या है आपका प्राचीन अनुबंधन और दूसरा क्या है नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, तो ये दो आपके क्या हो जाएंगे, आपके ये जो है पावलोव के अनुसार जो है उन्होंने अपने सिद्धांत को जो है दो भागों में बांटा। पहला देखिए क्वेश्चन आपका कंपटीशन से यहाँ क्या बनेगा स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, या अनुबंधन विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो भी आप क्या बताएंगे, पावलोव बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि पावलोव का जो सिद्धांत है वो कितने भागों में बांटा गया, तो आप क्या बताएंगे, दो भागों में बांटा गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि प्राचीन अनुबंधन जो है वो किसका सिद्धांत है या किसका नियम है, तो क्या बताएंगे, पावलोव का। चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है वो किसके सिद्धांत या किसने इसको प्रतिपादित किया है, तो आप क्या बताएंगे, पावलोव। यहाँ देखिए चार तरह के जो है आपके कंपटीशन के क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पावलोव ने अपने सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया था। आपके ऑप्शन में रहेगा कुत्ता, चूहा, खरगोश, बिल्ली, तो आप क्या बताएंगे, जो पावलोव का नियम था वो किस पे आधारित था स्टूडेंट, तो वो आपका जो था ये क्या डॉगी पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, अब देखिए पावलोव का प्राचीन अनुबंधन क्या है। ठीक है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत क्या है, तो देखिए रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक इवान पावलोव प्राचीन अनुबंधन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिकल जो कंडीशनिंग है, क्लासिकल अनुबंधन है, वो अनुबंधन है वो मतलब के प्रवर्तक कौन है, तो हम क्या बताएंगे, पावलोव। शरीर विज्ञान के अंतर्गत पावलोव की विशेष रुचि पाचन क्रिया से जुड़ी हुई थी। पावलोव ने इस सिलसिले में कुत्ते के लार के अनुबंधन का प्रायोगिक अध्ययन किया और अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत विकसित करके लोगों को क्या किया, चकित कर दिया, और इसके लिए जो है उनको 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। आई होप यहाँ पर प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत यानी बेस जो है किस पर आधारित है, तो पाचन क्रिया से आधारित है। और इसमें क्या किया था, इसमें जो है उन्होंने कुत्ते के लार को जो है शामिल किया, या कुत्ते पर जो है वो प्रयोग किए, घंटी बजाकर कुत्ते को भोजन देना शुरू किए तो लार गिरने लगा। और जब क्या हुआ, भोजन को थोड़ा सा पहले घंटी बजाया, भोजन को क्या किया, थोड़ा सा देर में दिया, तो उस कंडीशन में भी क्या हुआ, लार का जो है श्रावण होने लगा, यानी जो है घंटी की आवाज पे क्या है, कुत्ते के जीभ से जो है लार बहने लगी। ठीक है, अब आइए दूसरा हम देखते हैं नैमित्तिक अनुबंधन। मैंने नैमित्तिक अनुबंधन में क्या, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोलते हैं। अब देखिए नैमित्तिक अनुबंधन प्राचीन अनुबंधन से भिन्न होता है। इस विधि द्वारा किसी भी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच साहचर्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, अधिगम की इस विधि की बुनियाद रूस के ही वैज्ञानिक बेख टेवरेव, ठीक है, द्वारा सन 1913 ईस्वी में रखी गई थी, किंतु बाद में BF स्कैनर ने इस विधि पर उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक अध्ययन संपन्न कर सीखने के एक नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग था उसमें क्या है, उसमें मतलब पावलोव के अलावा जो है बेख-टेरोव और क्या है BF स्किनर ने जो है मतलब इस सिद्धांत को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया और एक नई सीखने की जो है एक नई प्रणाली को जो है डेवलप किया। स्किनर ने इस विधि को नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक है, या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या फिर टाइप आर
अनुबंधन नाम से भी जाना। यानी देखिए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को जो है हम कितने नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा कि पहला तो हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, और तीसरा क्या हो जाएगा आर टाइप अनुबंधन। यानी 3 नाम से जो है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को हम जानते हैं, ठीक है। तो स्किनर के द्वारा ये जो है 3 नाम जो है दिया गया। आगे देखिए स्किनर द्वारा नैमित्तिक अनुबंधन के अध्ययन में जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई उसका विवरण इस प्रकार है। जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो स्किनर थे तो वो अपना जो इंस्ट्रूमेंटल में किसका प्रयोग किया था, मतलब लैब में जो है किसका, प्रयोगशाला में जो है किसका प्रयोग किया था, तो लैब में जो वो थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चूहे को मतलब चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया। देखिए पावलॉव थे तो वो जो थे वो डॉगी पे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन जो स्किनर थे वो क्या किए, वो चूहे पे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने चूहे को क्या किया, एक बॉक्स, स्किनर बॉक्स में क्या किया, उसको रखा, ठीक है। उस चूहे को जो है मतलब इधर उधर पूरी तरह से घूमने की जो स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन उसमें क्या था, उसमें एक उस बॉक्स में उन्होंने क्या किया था, एक लीवर लगा दिया था, ठीक है। अभी देखिए इसको हम पढ़ के बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि चूहे को प्रायोगिक स्थिति में जैसे स्किनर बॉक्स में रखा गया जहां उसे इधर उधर घूमने की पूरी स्वतंत्रता थी। स्किनर बॉक्स में एक लीवर होता है जिसके दबने से एक तस्तरी में भोजन की सामग्री गिरती है और चूहा उसे जो है खा लेता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मतलब जैसे ही मतलब वो लीवर दबता था क्या था, बॉक्स खुल जाता था और तस्तरी का जो भोजन है वो नीचे गिर जाता था और चूहा क्या करता था, उसे खा लेता था। इस क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, ठीक है। इस क्रिया को क्या किया गया, बार बार जो है दोहरा कर देखा गया, ठीक है। फिर जिसके फलस्वरूप चूहा यह सीख जाता है कि लीवर दबाने से ही भोजन की प्राप्ति होगी, किसी अन्य क्रिया के कारण जो है नहीं मिलेगी। और भविष्य के प्रयासों में जो है चूहा सीधे क्या किया, लीवर दबाकर भोजन जो है शीघ्र ही प्राप्त करने लगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि जैसे चूहा ने सीख लिया, ऐसे तो बॉक्स में वो बंद था और बॉक्स में बंद होने के कारण मान लीजिए वो इधर उधर पूरा भ्रमण करता था, लेकिन जैसे ही वो लीवर के बटन के पास जाता था, दबता था तो ढक्कन खुल जाता था और तस्तरी से क्या होता था, भोजन गिर जाता था, चूहा खा लेता था। 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, फिर बाद में उसके दिमाग में आ गया कि नहीं इधर उधर घूमेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इस लीवर को दबा देंगे तो खुल जाएगा ढक्कन तो हमें भोजन मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, जैसे अब आप लोगों को क्या यूट्यूब पर फ्री एंड कॉस्ट ये क्लास मिल जा रही है ना, आपको यूनिट वाइज हम दे दे रहे, क्वेश्चन के जरिए आपको दे दे रहे, तो अब आप इधर उधर भटकेंगे नहीं ना, आप सीधे यूट्यूब पर क्या करेंगे, जाएंगे यूट्यूब पर या क्रोम पर या गूगल पर कहीं भी जाकर आप चैनल का नाम बस सर्च करिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। अब क्या होगा, आपको सीधे एक आपका MA का BA का सारी क्लासेस आप लोगों को जो इस पे मिल जाएंगे आराम से बिना झंझट झमेला के। हाँ तो वही चीज़ है क्या है, जैसे मेरा यूट्यूब जो चैनल है वो क्या हुआ, एक बॉक्स हो गया, मैं सिखाने वाली हो गई, ओके, और आप लोग क्या है उसको सर्च करने वाले हो गए, है ना। तो ये चीज़ें हो गई, तो आपको अब मालूम हो गया ना कि अब एक फर्स्ट सेमेस्टर में आप यहाँ जुड़ गए तो आप क्या है सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर चारों सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट पढ़ेंगे, आपको कोई भी यूट्यूब पर चार्ज नहीं देना है। तो ये काम ज़्यादा अच्छा है कि इधर उधर मतलब भटकने से और सीरीज खरीदने से सारी चीज़ का सोल्यूशन तो नहीं मिल पाएगा। सीरीज भी खरीदेंगे, बुक भी खरीदेंगे तो आपको अपने से पढ़ना पड़ेगा। बहुत से बच्चे की ऐसी स्थिति होती है कि वो बुक नहीं खरीद पाते हैं, तो क्या है वो हर किसी के पास मोबाइल है, आप चैनल के जरिए सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़कर अच्छा नंबर पा सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न हमारा है कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। थोड़ा सा बस आप लोगों को कोऑपरेट करना है कि भाई देखिए हम पेन तो नहीं पकड़ पा रहे हैं, बाएं हाथ से कर रहे हैं लेकिन इधर उधर लाइन हो जा रहा था इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसकी विवेचना कीजिए। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है कि फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है क्या है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप B.Ed किए हैं तो आपके TGT के लिए भी LT ग्रेड के लिए यहाँ पर जो है 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि विश्लेषणवादी सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया था। तो आप क्या बताएंगे कि जो है 2 वैज्ञानिक यहाँ पे आए थे, फ्रायड थे और एरिक्सन थे, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहला फर्स्ट प्रायोरिटी जो है फ्रायड को दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फ्रायड। दूसरा हो जाएगा कि फ्रायड के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, फ्रायड
के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब आइए देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आंसर इसका क्या होगा कि मानव विकास की व्याख्या हेतु सर्वप्रथम विश्लेषणवादी सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया गया, जो मनोवैज्ञानिक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पहला सिद्धांत फ्रायड द्वारा विकसित किया गया था। देखिए मैंने कहा ना कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का पहला सिद्धांत जो है फ्रायड ने दिया था, और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत के नाम से इसको जाना गया। किस नाम से जाना गया? मनोलैंगिक, यानी साइको सेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, साइको सेक्सुअल थ्योरी जो है किसने दिया है? तो फ्रायड ने दिया। और दूसरा सिद्धांत जो है एरिक्सन से विकसित किया गया, जिसे हम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। अब देखिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है दो विद्वानों ने दिया, या दो क्या बोल सकते हैं विचारकों ने दिया। कौन कौन से? तो फ्रायड ने दिया, सिगमंड फ्रायड का नाम पहले पर आता है, और दूसरे नंबर पर क्या है? B.F. एरिक्सन का आता है। B.F. एरिक्सन ने जिस थ्योरी को दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। और जो मनोलैंगिक विकास है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के नाम से जो है हम जानते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखिए बात करते हैं फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत क्या है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए मानव विकास के संदर्भ में सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत की मूलभूत अवधारणा यह है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर उसके भीतर पाई जाने वाली काम शक्ति का व्यापक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी सेक्सुअलिटी का क्या है? व्यापक प्रभाव पड़ता है। फ्रायड ने इस काम शक्ति को लेबिडो की संज्ञा दी है। ठीक है, यानी फ्रायड ने क्या बताया? फ्रायड ने बताया मनोलैंगिक सिद्धांत का, जैसे काम शक्ति जो है हर व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और व्यक्तित्व विकास के मतलब भीतर जो है काम शक्ति की जो धारणा होती है वो रहती है हर व्यक्ति के अंदर, और इसी को जो है इन्होंने काम शक्ति को, यानी जिसको हम वासना बोलते हैं, जिसको हम सेक्स बोलते हैं, वो सब क्या है? उसको जो है लेबिडो के नाम से उन्होंने बताया। ठीक है, और इस संप्रत्यय को बड़े ही व्यापक अर्थ में प्रयोग किया। यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को जीवन पर्यंत सक्रिय बनाए रखती है। व्यक्ति के भीतर कामुकता और व्यक्तित्व का विकास जो है साथ साथ चलता रहता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सेक्सुअलिटी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है दोनों क्या होते हैं? एक साथ जो है चलते रहते हैं। अब आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि फ्रायड मनोलैंगिक विकास की जो है 5 अवस्थाओं में बांटा है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन आपको बन सकता है कि फ्रायड का जो है मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आप क्या बताएंगे बच्चा मेरे? 5 अवस्थाएं होती। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती। वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो 5 अवस्थाएं में देखिए पहला क्या है? आपका ओरल स्टेज है। ठीक है, जिसको हम मुखी अवस्था बोलते हैं। दूसरा क्या है? गुदी अवस्था। ठीक है, एनल स्टेज। तीसरा क्या है? लैंगिक अवस्था, जिसको हम फैलिक स्टेज बोलते हैं। चौथा क्या? अदृश्य अवस्था यानी लेटेंसी स्टेज। और 5वां क्या है? जेनाइटल स्टेज। ये क्या है? आपका जो है फ्रायड का जो है 5 अवस्थाओं में फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की जो है 5 अवस्थाएं बताई हैं। यानी यहाँ पर बताया मुख्य अवस्था का मतलब क्या हुआ कि जब बच्चा छोटा होता है तो ठीक है वो सेक्स का या कामुकता का जो आनंद कैसे लेता है? तो वो माँ के जो है स्तनों को पीकर, ठीक है, माना दूध को पीकर, आप देखते हैं अब दूध पीता है, फिर क्या करता है? दांतों से जो है माँ का जो नेपल है उसको दांतों से दबाता है, तो उससे क्या है? उससे वो कामुकता यानी सेक्स की अनुभूति की प्राप्ति करता है। देखिए अब आगे हम इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसी को हमने लिखा है, इसको भी आप लोग लिखते चलिएगा तो आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा और कहीं भी आपको पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए पहला क्या है आपका मुख्य अवस्था। तो बाल्य अवस्था कामुकता की यह प्रथम अवस्था होती है। ठीक है, सबसे पहले आप पॉइंट आप बना लीजिएगा कि मुख्य अवस्था को क्या है? बाल्यावस्था की, बाल्यावस्था कामुकता की जो है ये प्रथम अवस्था होती है जो कि 1 वर्ष तक चलती है। यानी 1 वर्ष के बच्चे जो है मुख्य अवस्था में रहते हैं और कामुकता को जो है प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में कामुकता लेबिडो मुख के क्षेत्र में केंद्रित होता है। यानी जो लेबिडो शब्द दिया, कामुकता को जो है मतलब
फ्रायड ने क्या कहा, तो लेबिडो कहा। तो जो मुख्य अवस्था में जो है लेबिडो लेबिडो का केंद्र बिंदु क्या होता है, तो वो क्या होता है, माउथ होता है, मुख होता है। इस अवस्था का बालक काम संबंधी आनंद अपने मुख से माता का स्तनपान कर और कभी कभी उसके स्तन को दांत से काट कर जो है प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये तो अभी आपको एग्जाम्पल समझ, ये आपका मुख्य अवस्था जो है क्लियर हो गया। समझ में आ गया बच्चा कि जो मुख्य अवस्था होती है यह क्या है, आपका मनोलैंगिक विकास का जो है प्रथम अवस्था होता है। इसका जो ड्यूरेशन कितना होता है, तो 1 साल के बच्चे तक में ये जो है गुण कह सकती है या विशेषता जो है पाई जाती है। ठीक है, और मुख्य अवस्था में नहीं कामुकता का जो केंद्र बिंदु क्या होता है या क्षेत्र क्या होता है, तो वो मुख होता है। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। अब आइए देखिए हम बात करते हैं दूसरा जो है गुदी अवस्था। गुदी अवस्था में क्या है, यह अवस्था 2 वर्ष की होती है। ठीक है, गुदी अवस्था क्या होती है, 2 वर्ष की होती है, जब बालक की काम शक्ति मुख से हटकर गुदा के क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है। गुदा की क्षेत्र यानी इसको हम एनस यानी जो मल त्याग करने का जो स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुदा अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या, जब 2 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो काम शक्ति जो है मुख से क्या हुआ, हटकर जो है वो अपने मल मूत्र को जो है त्याग करने को केंद्रित करता है या निसंकोच होकर मतलब करके जो है आनंद लेता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब बालक गुदा के उद्दीपन होने और मल विसर्जन द्वारा आनंद का अनुभव करता है। इस अवस्था में बच्चा या तो निसंकोच मल त्याग करता है या वह मल त्यागने की क्रिया को नियंत्रण में रखता है। इन दोनों ही स्थितियों का बच्चों के भावी व्यवहार और समायोजन पर महत्वपूर्ण जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर या तो मल त्याग कर रहा है निसंकोच होकर, मतलब उसको कोई लज्जा नहीं आ रही है, ओके, और या तो फिर उसको मल मूत्र को क्या कर रहा है, नियंत्रण करना सीख जा रहा है। तो इन दोनों में क्या होता है, वो क्या कर रहा है, व्यवहार पे जो उसका समायोजन पड़ता है और वो जीवन में आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था में क्या होता है, तो लैंगिक अवस्था जो होती है ये मनोलैंगिक सिद्धांत की तीसरी अवस्था होती है और ये क्या है, मतलब तीसरे वर्ष के अंत से, ठीक है, 2 वर्ष तक तो आपका गुदी अवस्था हो गया और तीसरे वर्ष के अंत से लेकर 5वें वर्ष के अंत तक जो है चलने वाली अवस्था को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, इस अवस्था में काम शक्ति बालक की जनेंद्रियों में केंद्रित हो जाती है। इसमें बालक अपनी माता के प्रति और बालिका जो होती है अपने पिता के प्रति प्रेम को जो है दर्शाती है। यह सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि वो अपने माता पिता जैसे बनना चाहते हैं। इस अवस्था में फ्रायड का मत है या फ्रायड के मत अनुसार जो है क्या बताया गया, फ्रायड का मत है कि बालक में इडिपस ग्रंथि विकसित हो जाती है। ठीक है, चाहे वो बालिका हो चाहे बालक हो, इडिपस ग्रंथि विकसित हो जाती है और बालक अपनी माँ का प्रेमी बन जाता है और बालिका जो होती है अपने पिता के प्रति जो है प्रेम को दर्शाती है। बालक अपनी माता पिता के साथ इसलिए भी तादात्म्य स्थापित करता है कि वह जिससे वह अपने से बड़ों से भयभीत न हो सके। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे लैंगिक अवस्था में जो होता है, लैंगिक अवस्था में वो क्या है, चाहे जैसे आप देखते हैं ना कि जैसे आप लड़की होगे, ठीक है, आप लोग लड़की हैं तो आप लोगों का जो है ज़्यादा अट्रैक्शन क्या होगा, अपने पिता के प्रति होगा। ठीक है, आपकी बॉन्डिंग क्या होगी, ज़्यादा पिता के प्रति, और आप लोगों के भाई लोग की बॉन्डिंग क्या होगी, माँ के प्रति ज़्यादा होगी। ठीक है, विपरीत चलते हैं। तो यहाँ पे यही है कि और जब आप अपने माँ बाप के से जो है तादात्म्य का मतलब क्या हो, मिलजुल कर रहना। ठीक है, एक सहसंबंध स्थापित करना। तो आप जैसे माँ बाप को अपने मतलब क्या बोलते हैं, अपने अंडर में ले लेते हैं या भरोसा ले लेते हैं, तो माँ बाप खड़े रहते हैं तो आपको किसी और से डरने की जरूरत नहीं होती है ना। ये सब क्या, सब आपका जो है लैंगिक अवस्था में आता है। अब आइए देखिए हम चौथा बात करते हैं, अदृश्य अवस्था। अब देखिए यह अदृश्य अवस्था क्या होती है, यह 6 से 12 वर्ष के बीच होती है जिसमें उसकी काम शक्ति अदृश्य सी हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे बच्चा छोटा था तो मुख के द्वारा लिया, फिर थोड़ा सा 2 साल का हुआ तो वह मलमूत्र को नियंत्रित करके लेने लगा, फिर क्या हुआ
3 से लेकर 5 साल के बीच में क्या हुआ, अपने माता पिता के प्रति प्रेम को दर्शाने लगा। अब चौथी अवस्था में अदृश्य, मतलब वहां पर क्या है, ये सारे तीनों जो है हिडन हो जाते हैं, छुप जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको अदृश्य अवस्था। यह शरीर के किसी भाग में केंद्रित नहीं होती है। इस अवस्था का बालक थोड़ा बहुत अंतर्मुखी हो जाता है। जब बालक का व्यवहार यथार्थवादी सिद्धांत पर निर्देशित होता है, लगभग 6 से लेकर, ठीक है, 6 से लेकर क्या 11-12 वर्षों की आयु में जो है बालक की कामयुक्ता जो है दबी हुई होती है और वह अपने ही समूह, यहाँ पे अपने ही योग्य नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर वह अपने बालकों, ये ही योग काट दीजिएगा, ठीक है, ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया। बालकों के समूह में अधिकांश समय व्यतीत करता है। बालक बालकों के साथ और बालिकाएं क्या होती हैं, बालिकाओं की टोली में रहना पसंद करती है। तो जाहिर सी बात है कि जब 6 से लेकर 12 वर्ष का जो बच्चा होता है, तो आप देखते हैं ना कि इनको पूरा एक टीम बन जाती है, ठीक है, एक गैंग बन जाता है। तो 6 से लेकर 12 अवस्था को भी वैसे भी गैंग स्टेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अपना समूह बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेता है और अपने ग्रुप के साथ खेलना कूदना रहना ये सब चीज जो है करने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या, तो यहाँ पे क्या हुआ, उनकी जो कामिकता शक्ति होती है वो क्या होती है, छिप जाती है, ठीक है। अब 5वां देखिए, हम जनेंद्रीय अवस्था के बारे में बात करते हैं। तो जनेंद्रीय अवस्था में क्या होता है, तो जनेंद्रीय अवस्था में मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था में काम शक्ति बालक की जनेंद्रियों में केंद्रित हो जाती है, जिसका उपयोग वह विपरीत यौन समागम और संतान उत्पत्ति हेतु करता है। पर यौन आचरण 20 से 21 वर्ष की आयु में पहुंच जाने पर ही संभव होती है, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जो है मान लीजिए 6 से 12 अवस्था तक तो हम बता दिए अदृश्य। अब क्या उसके बाद की जो अवस्था होती है वो जनेंद्रियों को मतलब अवस्था होती है। अब इस अवस्था में क्या होता है, इसमें जो है मतलब एक से मान के चलिए टीनेजर्स एज में वो बच्चा बालक या बालिका आ गए टीनेजर्स में, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब वो जो है एक विपरीत लिंग के प्रति जो है मतलब अपना जो है, जैसे लड़का है तो लड़की के प्रति आकर्षित होगा और लड़की है तो लड़का के प्रति आकर्षित होगी, है ना। होता ही है टीनेजर्स में, आप ये सब लोग जानते ही, आप लोग भी उस स्टेज से आप बाहर आके हैं। अब इस समय क्या, आप इस समय युवा प्रौढ़ावस्था में है, ठीक है, आप क्या है एडल्ट में आप आ गए, युवा प्रौढ़ावस्था में आप आ गए हैं। लेकिन इसके पहले क्या था, अब इसके पहले आप सभी लोग टीनेजर्स में थे, सब लोग 19 तक क्या 13 से लेकर 19 तक की अवस्था को हम टीनेजर्स या किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। तो उस समय क्या होता है, उस समय अपने मतलब समलिंगी की अपेक्षा क्या होता है, विपरीत लिंगी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। तो वो भी क्या है एक तरह से मतलब ज्ञानेंद्रियों को मतलब वहाँ पे भी क्या है, हम जो है मतलब सेक्स की अनुभूति या कामुकता को जो है प्राप्त करते, कब विपरीत लिंग में जो है दिलचस्पी लेकर, ठीक है। और फिर क्या है, जैसे ही 20-21 साल में हम, जैसे अभी समय क्या है आप लोग युवा प्रौढ़ हो गए, 20-21 साल में आ गए तो प्रौढ़ावस्था स्टार्ट हो गई। तो अब क्या होगा, अब जैसे शादी विवाह होगी तो अब बाल बच्चे पैदा करने वाला आ गया ना, तो वही है आपका जनेंद्रीय अवस्था। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब इस चैनल पर देखिए स्टूडेंट, आपके जो छोटे भाई बहन उनकी पॉलिटिकल की क्लास भी इसी चैनल पर आपकी लोगों की चल रही है। साथ ही साथ आपका हम होम साइंस MA चला रहे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हमने इस पर जो है सॉल्व कराया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देते हैं स्टूडेंट, आप लोग जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के जो 2 क्लासेस हैं इस पर वो भी देख लीजिए। और वैसे हमने आपको बताया ना कि आप लोगों का जो है 3rd पेपर जो है हम आप लोग को करा देंगे। 1st और 2nd तो हम यूनिट वाइज कंप्लीट कर दिए लास्ट ईयर में, लेकिन इस समय क्या आपका 3rd पेपर और 4th पेपर हम कोशिश है कि आप लोगों का 4 यूनिट कंप्लीट करके फिर जो है एक समय रहेगा तो आप लोगों को एक मॉडल पेपर हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। देखिए थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा हाथ फ्रैक्चर है और मैं दाहिने हाथ से कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो बाएं हाथ से ही टाइप करके थोड़ा बहुत भाई है टाइपिंग एरर हो जा रहा है, तो उसको आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर आप 1st सेमेस्टर में आप जुड़ रहे हैं तो आप बैठे बैठे आप 4th सेमेस्टर तक यहाँ फ्री एंड कॉस्ट आप लोग पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।